गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो हमने भारतीय राज्य व्यवस्था से लिया है। हालांकि वो करंट अफेयर्स पे आधारित घटना है, लेकिन जो टॉपिक हमने कंसर्न किया है वो भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण अंग, जिसको भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका, भारत के उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना जाता है, उसके संबंध में ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई है और कुछ ऐसे तथ्यों को सामने लाया गया है कि उन तथ्यों का एक बेबाक जो वर्णन है वो आपके सामने किया जाना आवश्यक है। यह जो टॉपिक हमने लिया है ये उन अभ्यर्थियों के लिए खास तौर पे महत्वपूर्ण होगा जो राज्य लोक सेवा आयोग की प्रिपरेशन कर रहे हैं और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ साथ जो संघ लोक सेवा आयोग के भी अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जो टॉपिक है वो न केवल उनके प्रीलिम्स के लिए है, जो प्रारंभिक परीक्षा का एक महत्वपूर्ण जो हमारा एक स्टेज होता है, दूसरा जो मेंस एग्जामिनेशन होता है, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके लिए इस तरह के टॉपिक को वो जानने की अपेक्षा है। और तीसरा कि इस तरह के टॉपिक को अगर डेली बेसिस पे, दैनिक आधार पे वो पढ़ेंगे, समझेंगे, तो निश्चित तौर पे जो चयन की तीसरी प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग साक्षात्कार बोलते हैं, जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है, उसका भी एक आधार बनाने का काम इस तरह के टॉपिक के माध्यम से किया जा सकता है। तो आइए हम लोग इस सेशन को समझें और इस टॉपिक के बारे में एक सामान्य समझ हम लोग रखें और उसको स्पष्ट करने का एक प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। तो जो टॉपिक हमने लिया है उसका जो टाइटल है वो है चर्चित मुकदमा। जो टाइटल हमने लिया है वो चर्चित मुकदमा। जो टाइटल है वो चर्चित मुकदमा के नाम से है, जो लीडिंग केसेज है। दूसरा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि जो मुकदमा है उसके तीन अलग अलग स्टेज होते हैं। सबसे नीचे की अदालत होती है जिसको हम लोग ट्रायल कोर्ट कहते हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो जिला न्यायालय है। अदालत की जो उससे ऊपर की श्रेणी है उसको हम लोग हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, और सबसे ऊपर जो श्रेणी है उसका नाम देश की सबसे बड़ी अदालत भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जो मुकदमा है वो काफ़ी चर्चित है, देश के गवर्नेंस को प्रभावित करता है। जो राज्य के तीन अंग है, कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका, इस तीनों के संबंध को परिभाषित करने का काम ये मुकदमा करता है। और चूंकि देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका से संबंधित है, इसलिए इसके बारे में जानना अपेक्षित है, आवश्यक है। तीसरा, इसमें कुछ शब्दावली दी गई है, क्योंकि इस टर्म्स के बारे में भी जानेंगे, जिसमें एक टर्म आया है न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जिस शब्दावली का उपयोग किया है उसका नाम है न्यायिक पुनर्विलोकन, आंग्ल भाषा में जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा गया। उसके अलावा भी कुछ टर्म्स को हमने शामिल किया है, मसलन जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान है और कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है जो आपके परीक्षाओं के लिए, आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए हम लोग इस टॉपिक को समझने का प्रयास करें। ये देश की सबसे बड़ी न्यायालय है, जिसके पिक्चर को आपके सामने प्रस्तुत किया गया, और ये भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं ऑनरेबल श्री डी वाई चंद्रचूड़ साहब, क्योंकि जिस बेंच के द्वारा निर्णय लिया गया उस बेंच के ये मेंबर हुआ करते हैं, उस बेंच के मेंबर थे, और दो अन्य न्यायाधीश थे, 1+2, क्योंकि बेंच में कम से कम 2 न्यायाधीश होते हैं और साथ में 2 के अलावा 3 हो सकते हैं। 4 का जो कंसेप्ट है कि 4 जजेज होंगे, तो आमतौर पे जो जजों की संख्या होती है वो 4 में ना होकर के फिर 5 में होगी, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा। तो 5 या 5 से अधिक अगर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं संविधान पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के नाम से वो जाना जाता है। तो ये जो बेंच था जिसने इस मामले को सुना, डिस्पोजल किया, उसमें जो न्यायाधीशों की कुल संख्या थी वो 3 थी, और उसके जो चेयरपर्सन थे जिन्होंने प्रेजाइड किया वो भारत के मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल श्री डी वाई चंद्रचूड़ साहब है। आइए देखते हैं मामला क्या है, मसला क्या है और इसका टाइटल क्या है, और इसके कंटेंट को हम लोग समझेंगे। इस मुकदमे का नाम है अशोक कुमार शर्मा और अन्य बनाम भारत संघ। ये अशोक कुमार शर्मा साहब ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे, और इंडियन फॉरेन सर्विस के अधिकारी से जब इनकी रिटायरमेंट हो गई तो इन्होंने सोशल एक्टिविटी पे काम करना शुरू कर दिया। और जो अन्य जो पेटिशनर हैं, जो याचिकाकर्ता हैं, वो भी इस देश के प्रमुख पदों पर आसीन व्यक्ति और कुछ बुद्धिजीवी भी हैं जिन्होंने ये मुकदमा उच्चतम न्यायालय के समक्ष डाला। और जो भारतीय संविधान के जिस प्रावधान का उपयोग किया गया उसका नाम है आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32। दूसरी पार्टी, जिसको अंग्रेजी में रिस्पोंडेंट कहते हैं,
उस रेस्पोंडेंट के तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिया गया। ये जनहित याचिका है, क्योंकि हम लोग इस याचिका के बारे में जानेंगे कि आखिर जो जनहित याचिका है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, वो क्या होता है, किन मामलों में दायर किया जाता है, क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में संक्षेप से जानेंगे। एक्चुअली ये जो याचिका जो दायर की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया, किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया, उसका क्या आधार था मैं बताऊंगा। लेकिन जो सब्जेक्ट मैटर है, जो विषय है, वह है इजराइल को जो भारतीय सैन्य सामग्री का जो निर्यात किया जाता है, जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इजराइल को, जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, तो पिटिशनर ने यह तर्क दिया कि जो चूंकि इजराइल के द्वारा गाजा पट्टी, गाजा संघर्ष, हमास, फिलिस्तीन, इसके विरुद्ध आक्रामक एक रवैया अख्तियार किया गया है, जिसका नुकसान वहाँ के आवाम को, वहाँ की जनता को हो रहा है। तो ये जो लड़ाई हो रही है, इसमें बहुत बड़ी हिंसा भी हो रही है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं वो भी प्रभावित है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई इसको रोका जाए, और जो मिलिट्री इक्विपमेंट हम लोग इजराइल को दे रहे हैं उसको हम लोग रेस्ट्रिक्ट करें, और जो हमारी कंपनी उसको सप्लाई करती है, उसके जो लाइसेंस है उसको रद्द किया जाए। ये पिटिशनर ने अपने इस पिटीशन में, जिस पिटीशन को जनहित याचिका का नाम दिया गया, जो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दायर किया गया, तो ये इसका सब्जेक्ट मैटर। पिटिशनर का तर्क क्या था, इसको जानना आवश्यक है, क्योंकि पिटिशनर का यह मानना था कि भारत सरकार जो इजराइल को इक्विपमेंट दे रही है, जो हथियार दे रही है, जो इक्विपमेंट दे रही है, उससे फिलिस्तीन में जो लोग हैं, आम लोग हैं, और जो समानता का सिद्धांत है, हम लोग कहते हैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है, दरअसल उसका संबंध देश के नागरिकों से है। लेकिन दरअसल कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार है जिनका संबंध न केवल नागरिकों से बल्कि गैर नागरिकों से भी है। तो ठीक है, फिलिस्तीन के आवाम हमारे देश के नागरिक नहीं है, लेकिन नॉन सिटीजन है, और ऐसा कोई काम हम ना करें जिससे दूसरे देश की आवाम जो है वो दुष्प्रभावित होती है। जो पिटिशनर का तर्क था, तो जीवन और समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। जब समानता की बात करते हैं तो हम लोग रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जब जीवन के अधिकार की बात करते हैं उसके लिए प्रावधान है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21। जो एप्लीकेंट है, जो प्रतिभागी हैं, जो सीरियस एप्लीकेंट है, इस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो आर्टिकल 14 जो रूल ऑफ लॉ है, जो आर्टिकल 21 है, भारतीय संविधान का प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, उसका उल्लंघन माना गया। उसके अलावा हमारे भारतीय संविधान में एक अन्य प्रावधान है, अनुच्छेद 51 आर्टिकल 51, उसका जो ग है, जिसको हम लोग आर्टिकल 51 का सी कहते हैं या ग कहते हैं, उसमें यह प्रावधान कहा गया है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मसला अगर होगा, उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, जो संधि है, जो दायित्व है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। जो भी इंटरनेशनल जो भी इशूज होगा उसको एमिकेबली, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग हल करेंगे, और अपनी तरफ से हम लोग किसी प्रकार का कोई एग्रेशन, किसी प्रकार का कोई आक्रामक रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत कई प्रोविजंस में कहा गया। तो इसने ये कहा कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, और आर्टिकल 51 जो सी है, जिसको ग कह सकते हैं हिंदी में, उसका यह उल्लंघन। पिटिशनर के जो डिमांड है उसका आधार है कि इजराइल के द्वारा जो हमास के विरुद्ध जो आक्रामक सैन्य रवैया अख्तियार किया गया है उसकी निंदा की जाए। इजराइल को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि जो एक तरफा युद्ध है और जिसकी वजह से फिलिस्तीन की जो आवाम है वो जो दुष्प्रभावित हो रही है, उसको किस प्रकार रोका जाए, इस स्ट्रेटजी को इनोवेट किया जाए, इस रणनीति को बनाया जाए। तो ये पिटिशनर के द्वारा जो हमारे फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस के जो अधिकारी अशोक कुमार शर्मा साहब और जो अन्य पिटिशनर हैं, उनका ये तर्क था। और अभी अभी हमने कहा कि जो पिटिशन जो प्रस्तुत किया गया वो जनहित याचिका के रूप में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो जनहित याचिका हम लोग दायर करते हैं वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और ये जनहित याचिका जो हाई कोर्ट में हम लोग फाइल करेंगे तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अब ये जो जनहित याचिका जो सुना गया, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक पीठ ने सुना, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उसकी जो बेंच है, उसने इस चीज़ को सुना, एंटरटेन किया, और इसके जो चेयरपर्सन है, जो रहे भारत के मुख्य न्यायाधीश, अन्य जो न्यायाधीश थे उनमें न्यायमूर्ति हमारे JB पारदीवाला साहब हैं, और अन्य जो न्यायमूर्ति हैं उनका नाम, एक और न्यायमूर्ति जिनका नाम मनोज मिश्रा साहब है। तो 1+2 का एक बेंच था, कुल सदस्यों की संख्या 3 थी, क्योंकि 2 और 3 का बेंच बैठता है ओपन कोर्ट में, इसके बाद 5 का बैठेगा, 7 का बैठेगा, 9 का बैठेगा, 11 का बैठेगा। इस देश के इतिहास में अब तक जो देश की सबसे बड़ी अदालत है उसमें 13 न्यायाधीश एक साथ बैठे थे। वो मसला काफ़ी पुराना है, 1973 का मामला है,
उस मामले को हम लोग जानते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे उनका नाम था SM सीकरी। उस मामले में ही निर्णय लिया गया जिसमें यह कहा गया कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देश के संसद को है, लेकिन ऐसा कोई संशोधन या ऐसा कोई बदलाव नहीं कर सकती जिससे कि भारतीय संविधान का जो मूल तत्व है, जो मौलिक ढांचा है, वही तहस नहस हो जाए। तो मौलिक ढांचा का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत भारतीय संविधान के किसी प्रावधान में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस सिद्धांत को इनोवेट किया 1973 में केशवानंद भारती के मामले में। तो ये चीज़ें सामान्य जानकारी आप तक संप्रेषित की गई, आपको डिलीवर किया गया, इसको फॉलो करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो बेंच है उसने यह कहा कि इस प्रकार के पिटीशन को अगर हम एंटरटेन करते हैं, अगर इस प्रकार के पिटीशन को हम सुनते हैं, कोई कार्रवाई करते हैं, तो भारत सरकार की जो विदेश नीति है, जो भारत सरकार के कार्यपालिका का महत्वपूर्ण भाग है, उसका यह कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं दखल होगा, इसमें कहीं ना कहीं हम ट्रेसपास करेंगे। और अगर हम दखल करेंगे, बीइंग द टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड, अगर मैं उसमें दखल करता हूँ, यह भारतीय संविधान के इस सिद्धांत का कहीं ना कहीं उल्लंघन होगा जिसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स। जो पृथक्करण का सिद्धांत है, जो सेपरेशन ऑफ ऑर्गन्स है, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली फ्रांस से आया है, क्योंकि फ्रांस के बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने इस सिद्धांत को इनोवेट किया था। ये और बात है कि उस सिद्धांत को सबसे पहले जिस कंट्री ने एक्सेप्ट किया उसका नाम अमेरिका है। भारतीय संविधान में कोई सेपरेट तरीके से, अलग तरीके से पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में कोई ब्यौरा प्रस्तुत नहीं किया गया, लेकिन हमारी जो स्टेट ऑर्गन्स है, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधानमंडल हो, चाहे न्यायपालिका हो, उनका सिद्धांत और उनका व्यवहार ऐसा रहा है कि कोई भी ऑर्गन जानबूझ करके किसी दूसरे के क्षेत्राधिकार में प्रवेश नहीं करता। यह सिद्धांत स्थापित हो चुका और यही वजह है कि जो भारतीय राष्ट्र है वो पिछले कई वर्षों से, कई दशकों से तमाम विसंगतियों और कमजोरियों के बावजूद लेकिन सुचारू रूप से अपनी अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उसका निर्वहन कर रहा है। तभी तो इस देश में जो 140 करोड़ से अधिक जो लोग हैं, जो आवाम है, वो पूर्णतः सुरक्षित है। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि कोई परेशानियां नहीं आती है। देश की जो हमारी जो अखंडता है, देश की जो संप्रभुता है, उसको समय समय पे चोट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो राज्य अंग है, राज्य के जो अंग हैं वो इतने मजबूत हैं, इतने सशक्त हैं, इतने ताकतवर हैं और इनको चलाने वाले लोग भी इतने समझदार हैं। जो भी समस्याएं कभी भी आई है, उन समस्याओं का एक माकूल जवाब दिया गया है, उनको हल किया गया। तो देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब हैं, उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया। इसी कड़ी में हम लोग आगे भी कुछ जानते हैं, क्योंकि जो तथ्य है वो ये भी बताता है कि इजराइल को जो सबसे अधिक हथियार, ये जो रिपोर्ट है ये एक्चुअली ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका छोटा नाम सिपरी है, SIPRE। तो जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने एक डाटा जारी किया है कि 2019 से 2023 के बीच इजराइल के जो प्रमुख व्यापारिक हथियार हैं, जो वीपन इजराइल ने इंपोर्ट किया है, उसमें सबसे अधिक हिस्सा है अमेरिका का। अमेरिका से इंपोर्ट किया है, जर्मनी से इंपोर्ट किया है, इटली से इंपोर्ट किया है, इंडिया से इंपोर्ट किया है, लेकिन अमेरिका सबसे बड़ा इजराइल को एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। और यह जानकारी आपको होना चाहिए कि अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक देश है और इजराइल का जो पूरा का पूरा इतिहास है, दरअसल उसको बनाने वाला, उसको क्रिएट करने वाला अमेरिका ही है। तो एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई ताकि प्रारंभिक परीक्षा के तथ्यों को भी आप धीरे धीरे कवर करेंगे। इसी के संदर्भ में दो बातों को हम लोग को जानना है, एक जनहित याचिका और दूसरा जो न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, जो जुडिशियल रिव्यू है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जनहित याचिका का जो कॉन्सेप्ट है वो 1980 के दशक में किसी और ने नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को इनोवेट किया, इस कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट किया, इस अवधारणा को प्रस्तुत किया। इस अवधारणा को प्रस्तुत करने का जो प्रक्रिया है, जो सिद्धांत है, वो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मौलिक अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो 5 प्रकार के रीट को जारी करने का अधिकार देश के सबसे बड़ी अदालत जो भारत की उच्चतम न्यायालय है उसी को है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ही जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एंटरटेन करती है, जो सोशल एक्शन लिटिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत और इसके समानांतर ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट्स है, उनको भी आंग्ल भाषा में हम लोग कहते हैं कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन,
उनको भी समानांतर एक अधिकार दिया गया है कि हम तो सुनने का अधिकार रखते ही है, लेकिन आप भी सुन सकते हैं। देश के जो उच्च न्यायालय हैं, राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं, 25 जो हमारा हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट्स है, उस हाई कोर्ट्स को भी अधिकार दिया गया है कि आप जनहित याचिका सुन सकते हैं। जिला न्यायालय को, सबऑर्डिनेट न्यायालय को इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया। जब हाई कोर्ट इस अधिकार का उपयोग करती है, इसकी प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत, तो इसकी जानकारी आपको दी गई। अब जनहित याचिका से संबंधित कौन कौन से मामले हैं, इसमें सबसे पुराना मामला कहीं और का मामला नहीं, बल्कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य का मामला है। बहुत पुराना मामला है, ये 1979 का मामला है। फिर भी हम लोग उसको ये कहते भी है कि 1980 के दशक में इनोवेट किया गया। ये मामला बहुत पुराना मामला है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये पहला मामला है। इसमें जो अंडर ट्रायल्स हैं, जो जेल में रहने वाले जो अंडर ट्रायल्स हैं, विचाराधीन कैदी हैं, उनके कुछ बुनियादी अधिकार थे, अभी भी हैं। ऐसा नहीं है कि अभी उन अधिकारों का पूर्णतः, उन अधिकारों को सुरक्षित रखा जाता है, अभी भी अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने और जो कई हाई कोर्ट से उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिया, तो उस गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किए जाने की अपेक्षा होती है। तो जो अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स हैं हमारे, जो कैदी है विचाराधीन, उनकी स्थिति को कैसे ठीक किया जाए, उनकी दशा को कैसे ठीक किया जाए, इस पर ध्यान आकर्षित करने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने यह पिटीशन फाइल किया गया। और यह कहा गया कि भले ही विचाराधीन कैदी को इतनी समझ नहीं है कि वो इस पिटीशन का उपयोग कर सके, तो एक वर्ड यूज किया गया, लोकस स्टैंडी, उसको हम लोग आंग्ल भाषा में कहते हैं लीगल स्टैंडिंग टू कंटेस्ट, कि भले ही पिटिशनर को ये समझ ना हो, पिटिशनर नहीं चाहता हो, पिटिशनर डरा हुआ हो, लेकिन याचिकाकर्ता के बिहाफ में कोई भी अदर जो भी पर्सन होगा, जो सेंसिटिव पर्सन होगा, उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन सोसाइटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए वो इस प्रकार की याचिका देश की सबसे बड़ी अदालत में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर कर सकता है। इसी का नाम सोशल एक्शन लिटिगेशन या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का नाम दिया गया। दूसरा मामला है, क्योंकि मामले तो बहुत सारे हैं, दर्जनों मामले हैं, दूसरा चर्चित मामला है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ये मामला इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो एक ट्रेनी डॉक्टर है, जिनके साथ एक हादसा हुआ, जो प्रक्रिया अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया, जांच की प्रक्रिया, अन्वेषण की प्रक्रिया अभी तक चल रही है, और देश का जो सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित जो हमारा प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेशन का काम करती है, उसका नाम सीबीआई। तो जो इस कारण से ये विशाखा बनाम राजस्थान राज्य का जो इशू है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। 1997 का ही मामला है। ये कहा गया कि जो कार्यस्थल है जहाँ पर महिलाएं काम कर रही है, उनके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार ना हो, इसके लिए गाइडलाइंस जो इसने बनाया, और चूंकि गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया, तो जाहिर सी बात है इसको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी स्टेट के हर एजेंसी को है, हर ऑर्गन को है। इसी प्रकार एक एमसी बेटा बनाम भारत संघ का मामला है, जो पर्यावरण सुरक्षा के मुद्दे पर है। तो ये कुछ चर्चित मामले हुए हैं जिसमें कि जनहित याचिका की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का निर्धारण है, उसका स्वरूप है, उसके ऑब्जेक्टिव है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। और ये स्पष्ट हो गया कि अगर कोई सोशल इशू है, बड़ा इशू है, भले ही कोई पिटिशनर इस मामले में उसको आगे लाने में इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन कोई भी संवेदनशील, कोई भी जागरूक व्यक्ति या कोई भी संगठन, और कभी कभी अगर संगठन ना हो, कोई जागरूक व्यक्ति ना हो, जैसे कि अभी देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है कि जब देख लिया गया कि कलकत्ता की क्या हालत है और देश का जो एक प्रतिष्ठित जो प्रोफेशनल क्लास है, डॉक्टर्स, उनके साथ इस प्रकार की इशू जा रही है, खासकर जो महिला चिकित्सक है, जब ऐसी स्थिति आ रही है, तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस इशू को अपने स्तर से इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है, अपने स्तर से इसकी सुनवाई कर रहा है, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सु मोटो, स्वतः संज्ञान में लेना। तो ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जनहित याचिका के मामले में। अब सवाल यह है कि जनहित याचिका की जो शुरुआत जिन जजों ने किया, जिन न्यायाधीशों ने किया, वो कौन कौन थे? तो जो न्यायाधीश द्वय हैं, उनका नाम एक स्वर्गीय पीएन भगवती साहब और दूसरे हमारे जस्टिस BR कृष्ण अय्यर, जिनकी डेथ, भगवती साहब, अय्यर साहब, जिनकी डेथ कुछ दिन पहले ही हुई है, लेकिन दोनों ने इस चीज़ को प्रस्तुत किया और देश के न्यायपालिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टूल को इन्होंने सामने लाया, एक महत्वपूर्ण औजार बनाया, जिससे कि भारतीय संविधान में जो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उसको कैसे क्रियान्वित किया जाए, ये जरिया, ये तरीका उन्होंने बताया। और निश्चित तौर पे देश के नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा संबल है, एक बहुत बड़ा आधार देता। तो ये जनहित याचिका के बारे में चंद जानकारी आप तक दी गई। इसी प्रकार न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में जुडिशियल रिव्यू कहते हैं।
भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को हमने आप तक प्रस्तुत किया है। ये जो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने बोरो किया है अमेरिका से। इसको ये जो सिद्धांत दिए गए हैं उसके लिए भारतीय संविधान में जो प्रावधान है आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 याद में रखेंगे, स्मरण रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि भारतीय संविधान में एक प्रावधान आर्टिकल 13 का है, दूसरा प्रावधान आर्टिकल 137 है, 137 अनुच्छेद 137 कुछ और है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उसको रिव्यू कर सकता है, लेकिन जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा आर्टिकल 13 में, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यह कहा गया कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालयों हैं उनको यह सिद्धांत का उपयोग करने का अधिकार दिया गया। दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है, जो संवैधानिक अदालत है, वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। इसके अंतर्गत क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि जो राज्य है, जो कार्यपालिका है, जो विधानमंडल है, वो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा कस्टम नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा ऑर्डिनेंस नहीं लाएगा, अध्यादेश नहीं लाएगा, जिस अध्यादेश, जिस कानून, जिस विधान से भारतीय संविधान में जो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसके प्रावधान कमजोर हो जाए या उसको समाप्त करने की एक असफल कोशिश हो। क्योंकि ऐसा अगर राज्य के द्वारा किया जाएगा तो वैसी स्थिति में जो देश की सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 32 के अंतर्गत ऐसे मामलों की सुनवाई अपने स्तर से, और अगर ऐसा कोई मामला हो जिस मामले में ऐसा लगता हो कि मूल अधिकार तो नहीं है लेकिन पेटिशनर के किसी अदर लीगल राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो, कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय हैं उनमें हम लोग रिट याचिका दायर कर सकते हैं। इतनी बेसिक आधारभूत लीगल जानकारी, कॉन्स्टिट्यूशनल जानकारी सभी अभ्यर्थियों को होनी चाहिए, खासकर जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो हमने कमीशन के एक्सपीरियंस के लिए खासतौर पर बोला। इसी जुडिशियल रिव्यू के कंसेप्ट को, ये जो चर्चित मुकदमा था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 का मुकदमा है, देश की सबसे बड़ी अदालत से संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से संबंधित है, 13 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी। और हमने अभी भी कहा है कि उस समय जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे ऑनरेबल श्री SM सीकरी साहब, उसने इस सिद्धांत को लाया जिसको हम लोग कहते हैं आधारभूत ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत, और यह कहा कि भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देश की संसद को है, और संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है, जिस प्रक्रिया को हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बोरो किया। लेकिन ऐसा कोई संशोधन, ऐसा कोई परिवर्तन, ऐसा कोई बदलाव संसद के द्वारा नहीं किया जाएगा जिससे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को जानबूझ करके कमजोर किया जाए या उसको समाप्त किया जाए। इस सिद्धांत का उद्देश्य क्या है? इस सिद्धांत का उद्देश्य दरअसल 3 उद्देश्य है जो मुझे आपके सामने प्रस्तुत करना है। पहला, भारतीय संविधान सर्वोच्च है, सर्वोच्चता के सिद्धांत को स्वीकार करना है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, जो नागरिकों के मूल अधिकार है उसकी रक्षा करना है। हालांकि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी मौलिक अधिकार हैं जिसका संबंध न केवल नागरिकों बल्कि गैर नागरिकों से भी है, जैसे मसलन अभी हमने चर्चा किया है अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21। इसका एक तीसरा पहलू भी है, वह है केंद्र और राज्य के बीच जो दोनों के अधिकार क्षेत्र उसमें बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, जिससे देश का जो संघात्मक ढांचा है वो किस तरह से मजबूत रहे, इंटैक्ट रहे, किस तरह से उसमें संतुलन को स्थापित किया जाए। ये 3 ऑब्जेक्टिव है जो जुडिशियल रिव्यू है, और साथ में जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट आया, आधारभूत ढांचे का जो कॉन्सेप्ट आया। तो इन तमाम जानकारियों को इस टॉपिक के माध्यम से आप तक उपलब्ध कराया गया। मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि जो वीडियो में जो कंटेंट्स दिए गए हैं वो आपकी समझ में आया होगा। इससे आपकी जो संविधान के प्रति जो उत्सुकता है, तत्परता है, जो समझ है, वो निश्चित तौर पे इस प्रकार के टॉपिक से आपकी बढ़ेगी, जो न केवल आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए एक जरूरी है, आवश्यक है, बल्कि एक सशक्त और मजबूत नागरिक के लिए भी इस तरह के टॉपिक के बारे में जानना आवश्यक है। इसे वांछनीय ना समझा जाए, इट्स नॉट डिजायरेबल, ये मैंडेटरी है। इस तरह के टॉपिक पे एक आम समझ देश के नागरिक को भी होनी चाहिए, क्योंकि हर अधिकारी सबसे पहले एक नागरिक है और वह जिसके साथ इंटरेक्ट करता है, जिससे बातचीत करता है, वो भी एक नागरिक होता है। तो यह प्रक्रिया है, ये समझदारी होनी चाहिए कि निश्चित तौर पे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कोई भी घटना हो, जो करंट अफेयर्स की घटनाएं होती है, उसके बारे में एक मजबूत, एक सशक्त, एक निष्पक्ष समझ को आप बनाने रखने का प्रयास करेंगे।
जब जब इस प्रकार की कोई भी टॉपिक न्यूज़पेपर या किसी भी न्यूज़ रिसोर्सेज में हमारे पास आते हैं, तो मैं अपने इस वीडियो के मार्फत से, इस वीडियो के द्वारा आप तक इस तरह की जानकारियों को उपलब्ध कराऊंगा। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक जो क्वालिटी वीडियो है वो आपको प्रस्तुत किया जा सके। नियमित आधार पर हम ये प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।